हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को। और आज का वीडियो जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले मैं 4 सब्जेक्ट का आप लोग को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों का 4 सब्जेक्ट का जो वीडियो होता है मैं दे चुका हूं 4 दिन में। अब बाकी है आज के फ्राइडे और सैटरडे। तो आप लोग को पता है कि इस 2 दिन में हम वो सारे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके कॉमन हैं। जैसे कि आज हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आए हैं और कुछ जो है जीवाणु और उससे संबंधित जो भी बीमारी है उसको लेकर आए हैं। यह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों में पढ़ना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और साथ में दोनों में जानना है आपको कि किस जीवाणु से कौन सा जो है बीमारी संक्रमण फैलता है। तो वो लगभग 10 से 15 जो है हम लोग जीवाणु और उससे होने वाला बीमारी के नाम जान लेंगे, ठीक है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, ये हो गया। और आज ही बता देता हूँ, कल हम लोग पढ़ेंगे एनीमा के बारे में, ठीक है। एनीमा के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। एनीमा क्या होता है, एनीमा के प्रकार क्या है और प्रोसीड्यूर देखेंगे, एनीमा कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो एनीमा के ऊपर कंप्लीट वीडियो कल देखेंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में एनीमा पढ़ना है आपको। तो एनीमा जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। बाकी चलिए हम यहाँ पर आते हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आज के इस वीडियो में, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 1 या 2 किसी में पूछ सकता है। और फर्स्ट ईयर के आपको यह बायो साइंस से लेकर बायो साइंस में भी पूछ सकता है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पूछता है। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, कहता है इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट जो है इसको बताना है और इसके जो है मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट को भी बताना है, ठीक है। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट को, वेस्ट मतलब जो कचरा है उसका हम लोग प्रबंध कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम जो है इसको बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। तो माय डियर, सीधा तौर पे समझिए कि बायोमेडिकल का मतलब होता है, बायोमेडिकल कचरा का मतलब होता है कि जो भी रोगी होते हैं, जो भी व्यक्ति है, जो भी अस्पताल में व्यक्ति, सीधा समझिए कि अस्पताल में होने वाले कचरा को ही जो है आपके बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। बायोमेडिकल जैविक चिकित्सीय कचरा। तो जैव मतलब क्या होता है, जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु, पर्यावरण, इसमें होने वाले, साथ में चिकित्सीय है मतलब मेडिकल में होने वाले कचरा को ही जो है जैव चिकित्सीय कचरा कहते हैं। मतलब व्यक्तियों के द्वारा उसके बीमारी से, उसके निदान से, उसके उपचार से, उसके प्रतिरक्षक या शोध कार्यों से जो भी पैदा होता है यही बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है, ठीक है। जैव चिकित्सीय कचरा एक ऐसा कचरा है जो किसी व्यक्ति के बीमारी के बाद निदान जो होता है, जो उपचार किया जाता है, उसे जो प्रतिरक्षक दिया जाता है, मतलब इनमें जो है टीकाकरण जो दिया जाता है, कुछ रिसर्च भी किया जाता है और इन सब कामों के बाद जो कुछ कचरा निकलता है वही बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल इंजेक्शन हो गया, एक व्यक्ति को देने के बाद वह कचरा ही बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आईवी सेट देखते होइएगा, जिसको अगर एक बार कैनुला लगा दिया जाता है तो दूसरे में प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह भी बेकार ही हो जाता है। उसके बाद दवाई के डब्बे वगैरह होते हैं, वह भी कचरा होता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड तरल के रूप में कचरा होते हैं। उसी प्रकार जो मरीज़ भर्ती होते हैं तो देखते होइएगा कि उसके परिजन जो है खाना वगैरह लेकर आता है और खाना जो है बच जाता है तो उसको कबाड़ में फेंक देता है, तो वह भी एक प्रकार के कचरा ही होता है। फल फूल का भी जो है छिलका होता है तो वह भी मरीज से प्राप्त होता है, वह भी कचरा ही है। तो जो भी मरीज और मरीज के का जो है उपचार में, निदान में, रिसर्च में, प्रतिरक्षक में जो भी चीज़ें अनावश्यक पदार्थ बच जाता है वही जो है हमारा क्या कहलाता है, जैव चिकित्सीय प्रबंध, जैव चिकित्सीय कचरा कहलाता है। मैनेजमेंट नहीं, यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट होगा, ठीक है। ये बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है, ठीक है। मैनेजमेंट तो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यह कचरे का क्लासिफिकेशन ऑफ जो है बायोमेडिकल वेस्ट कौन कौन से अलग अलग निम्न वर्ग में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। पहला है इन्फेक्टियस वेस्ट, मतलब संक्रमित कचरा। देख लीजिए, वह कचरा जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे वार्ड का कचरा, उपकरण, शरीर से निकले पदार्थ आदि।
अब पहला है संक्रमित कचरा। संक्रमित कचरा का मतलब होता है कि वैसा कचरा जिसमें डायरेक्ट जो है मरीजों के संपर्क में जो है रहा हो, तो उसमें जो है मरीज का संक्रमण उस कचरा में रहेगा, तो वह जो है संक्रमित कचरा होगा। ठीक है, जैसे वार्ड के कचरा, मतलब जो भर्ती वार्ड में जो पेशेंट भर्ती है तो वार्ड से जो भी सामान निकलेगा वेस्ट वाला वो उसमें संक्रमण होगा। उपकरण हो गया, जो भी आप संक्रमित व्यक्ति को उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो संक्रमण होने के खतरा उपकरण में भी फैल जाता है। शरीर से भी जो पदार्थ निकलता है, बलगम, थूक, मवाद, खून, यह सब भी जो है संक्रमित हो सकता है, तो ये सब संक्रमित कचरा है। ठीक है, दूसरा है नुकीले पदार्थ। ठीक है, नुकीले पदार्थ भी एक प्रकार के यूज के बाद जो है कचरा ही होता है। ठीक है, नुकीले पदार्थ में नीडल हो गया, स्केल्प हो गया, ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, यह सब अस्पताल में ज़रूरत के हिसाब से यूज किया जाता है और यूज के बाद जो है अगर यह बेकार हो जाता है तो यह एक कचरा ही हो जाता है, तो यह नुकीले कचरा में आ जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। औषधीय कचरा है। औषधीय कचरा का मतलब होता है कि कुछ मेडिसिन वाले कचरा होते हैं, जैसे ऐसी दवाइयाँ जिनकी उपयोग तिथि समाप्त हो चुकी हो या किसी कारणवश उपयोग तिथि के अंदर ही बर्बाद हो गई हो। औषधीय कचरा का मतलब होता है कि मेडिसिन वेस्ट। अब होता है कि जैसे दवाई रखे रखे अस्पताल में उसका कंजप्शन खपत नहीं हो पाता है, तो जो है वह क्या होता है, धीरे धीरे वो जो है एक्सपायरी कर जाता है, मतलब का उपयोग तिथि समाप्त हो जाता है, या फिर किसी कारण से जो है वह डैमेज हो जाता है। ठीक है ना, बर्बाद हो जाता है, तो वह कचरा के अंदर ही चला जाता है। तो जो भी दवाइयाँ का एक्सपायर हो चुका है या किसी कारण से बर्बाद हो गया है तो वह औषधीय कचरा होता है, जिसको व्यक्ति ले नहीं सकता। ठीक है, और जब व्यक्ति के उपयोग से बाहर की चीज़ें हो जाए तो वही तो कचरा हो जाएगा ना, तो यही चीज़ें हैं। रासायनिक कचरा। रासायनिक कचरा का मतलब होता है कुछ केमिकल जो है वेस्ट होते हैं, जैसे बहुत सारा जो लैब वगैरह होता है तो उसमें अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आप ब्लड के टेस्ट करवाते हैं तो उसमें केमिकल लगता है, तो उससे रासायनिक कचरा भी जो है प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कुछ कचरे जो कुछ रासायनिक चीज़ें जो है वह कचरे के रूप में निकल जाते हैं, तो वह जो है प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रयोगशाला में यूज किए हुए रासायनिक चीज़ों का जो है अनुपयोग वाला सामान जो है वह रासायनिक कचरा में आ जाएगा। ठीक है, पाँचवा में है दबाव युक्त कचरा, जैसे गैस सिलेंडर। दबाव युक्त कचरा का मतलब होता है कि यह गैस सिलेंडर भी अगर इधर उधर पड़ा है तो वह भी एक प्रकार के कचरा ही है, उसको सही जगह पर रखना चाहिए। ठीक है, छठा है विकिरण कचरा। विकिरण कचरा का मतलब होता है ऐसा कचरा जिसमें विकिरणशील पदार्थ होते हैं, जैसे प्रयोगशाला अनुसंधान, तो यह जो है आपका क्या हो गया, विकिरणशील कचरा है। ठीक है, ऐसा कचरा जिसमें विकिरणशील पदार्थ होते हैं, जैसे प्रयोगशाला अनुसंधान। ठीक है, याद रखिएगा। सातवां है भारी धातु युक्त कचरा। भारी धातु युक्त कचरा का मतलब है कि वैसा कचरा जिसमें उसका वजन ज़्यादा हो, उससे जो है भारी युक्त हो, जैसे बैटरी, टूटे हुए तापमापी, यह सब जो है भारी कचरा होता है। जैसे थर्मामीटर टूट जाएगा तो वह एक प्रकार के क्या है, भारी कचरा है। ठीक है, बैटरी जो लगता है जैसे पेसमेकर में लगता है, बीपी मशीन वगैरह में लगता है, तो यह भी जो है एक प्रकार के उपयोग होने के बाद अनावश्यक जो हो जाता है वह कचरा ही हो जाएगा, तो भारी धातु का कचरा। एंड लास्ट है आठवां है विकृति जन कचरा। विकृति जन कचरा के मतलब होता है कि जैसे मानव के ऊतक हो गया, जैसे प्लेसेंटा वगैरह, तरल पदार्थ शरीर बॉडी से निकलता है, जैसे ब्लड वगैरह, मवाद, पस वगैरह। ठीक है, ये सब उत्पन्न कचरा जैसे शरीर के अंग हो गया, रक्त हो गया एवं अन्य तरल हो गया, यह सब जो है आपके विकृति जन्य कचरा के अंदर आता है। तो कुल 8 याद रखिएगा, मैंने ये 8 प्रकार आपको बता दिया, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रकार बता दिया। अब यह सब कचरा जो है आपके क्या हो गए, टोटल कचरा है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। टोटल के टोटल मैंने बता दिया। ठीक है, नुकीले पदार्थ में सुइयाँ, नीडल भी आएंगे, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको टोटल बता दिया। अब आप लोग इसको बढ़िया से 8 को याद रखिएगा, जैसे संक्रमित कचरा, नुकीले पदार्थ जैसे सुइयाँ, चाकू, ब्लेड, औषधीय कचरा, दवाई वाला एक्सपायरी वगैरह या बर्बाद होने के बाद। ठीक है, रासायनिक कचरा मतलब केमिकल वेस्ट। ठीक है, 5वां है दबाव युक्त कचरा, 6ठा है विकिरणशील कचरा, 7वां है भारी धातु युक्त कचरा जैसे बैटरी, टूटे हुए थर्मामीटर, 8वां है विकृति जन कचरा जैसे मानव शरीर से निकले हुए पदार्थ। ठीक है।
तो यह सब कचरा, 8 कचरा के प्रकार याद रखिएगा, एग्जाम्पल सहित बता दीजिएगा, तो आपका यह जो है प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पे है कचरे का उपचार, उसकी अनेक विधियाँ होती है, ठीक है। कचरे का प्रकार, उसकी अनेक विधियाँ होती है, मतलब अब हमें इससे जो है मैनेजमेंट कहिए या इसका ट्रीटमेंट कहिए। ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट वही होता है, चाहे प्रबंध कहिए कचरे का कि कैसे करेंगे, या कचरे का उपचार कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग को देखना है कि कैसे जो है कचरे का प्रबंध होगा। तो अगर बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट पूछेगा तो मैनेजमेंट अभी हम यही पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर तो हम लोग प्रकार देखे हैं, बायोमेडिकल बेस्ड देखे हैं कि क्या होता है, कितने प्रकार है, लेकिन अब इसका हम मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इसका प्रबंध किया जाएगा। तो इसकी अनेकों विधियाँ हैं जिससे हम प्रबंध करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है भस्मीकरण। भस्मीकरण के मतलब होता है कि जलाकर नष्ट कर देना, ठीक है। इस विधि में सूक्ष्म जीवों को जलाकर नष्ट किया जाता है तथा उन पदार्थों का उपचार किया जाता है जो दोबारा प्रयोग में नहीं लिए जा सकते हैं। मुख्यतः भस्मीकरण निम्न है। माय डियर, इंसिनेशन का मतलब होता है कि जला के नष्ट कर देना। अब मान गए बहुत सारे ऐसे कचरे होते हैं जिसको दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको जला देते हैं, जैसे ब्लड वगैरह, ब्लड से लगा हुआ रुई हो गया, ड्रेसिंग वाला जो होता है वो सब हो गया। तो ये सब दोबारा तो यूज नहीं ना कर दें। अगर किसी को एक बार ड्रेसिंग कर दिए हैं और फिर से पुनः उसको ड्रेसिंग को हम निकाल दिए पुराने वाले को, तो वह कचरा हो गया, तो उसको तो उपयोग कोई करेगा नहीं, वो तो वेस्ट हो गया, तो उसको जला देते हैं। रुई में लगे हुए ब्लड वगैरह ये सब जो है इसको जला दिया जाता है, ठीक है। तो यह भस्मीकरण हमारा हो जाता है, यह पदार्थों का एक प्रबंध का उपाय, ठीक है। अब ये अलग अलग होते हैं, एक है द्विपक्षीय पायरोलाइटिक, एकल कक्षीय फ्यूरेंस और रोटम क्लींस। यह 3 तरीके से भस्मीकरण किया जाता है। इंसिनरेशन, द्विपक्षीय पायलोरिलाइटिक, एकल कक्षीय फ्यूरेंस, रोटम क्लींस, ये सब जो है तीनों याद रखिएगा, इंसिनरेशन का प्रकार है, ओके। दूसरा है रासायनिक बीज संक्रमण। रासायनिक बीज संक्रमण के मतलब है कि यह तरल पदार्थ जैसे रक्त हो गया, सीरम, मलमूत्र, हॉस्पिटल से संबंधित तरल कचरे को बीज संक्रमित करने की उत्तम विधि है। इस विधि में नुकीले उपकरण का भी रासायनिक बीज संक्रमण किया जाता है। रासायनिक बीज संक्रमण का मतलब है कि केमिकल द्वारा चीज़ों को साफ किया जाता है। जैसे देखते होइए आप लोग कि डिटॉल, सेवलॉन, ठीक है, पोविडॉन, ये सब केमिकल सोल्यूशन है, ठीक है, जो क्या करता है आपको रासायनिक के रूप में है, केमिकल के रूप में, सोल्यूशन के रूप में है। और यह जो है विभिन्न प्रकार के जो है फिनाइल हो गया, यह सब क्या हो गया कि विभिन्न प्रकार के तरल से लेकर और साथ में जो भी तरलीय जो कचरा है उसको जो है बीज संक्रमित करने का उत्तम विधि है। देखते होइएगा फर्श वगैरह को जो है फिलाइन हो गया या अलग केमिकल मिला के जो है पानी में फर्श को साफ किया जाता है। तो यही सब जो है रासायनिक बीज संक्रमण होता है, जिससे कचरे को, तरल कचरे को, मलमूत्र को या फिर अन्य तरल कचरे को जो है बीज संक्रमित करने का उत्तम विधि जो है आपका रासायनिक बीज संक्रमण है, ठीक है। और इस रासायनिक बीज संक्रमण से हम नुकीले उपकरण को भी जो है क्या करते हैं, बीज संक्रमित करते हैं। नुकीले संक्रमण जैसे धोते हैं, होता है ना। चलिए, ये हो गया। तीसरा है नम एवं शुष्क तापीय उपचार, वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट। इस विधि में कचरे को तीव्र मतलब तेज जो है तापमान एवं तीव्र दबाव युक्त भाप के संपर्क में रखा जाता है, ठीक है। यह एक उपकरण की तरह कार्य करता है। जैसे आपका हो गया, जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्या चीज़, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होता है कि अधिक दाब और उच्च ताप पर जो है, अधिक दाब मतलब प्रेशर और उच्च ताप पर जो है किसी भी उपकरण वगैरह को जो है क्या किया जाता है कि उसे भी संक्रमित किया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा शुष्क ताप होता है या फिर जो है नमी भी होता है। तो ऑटोक्लेव वगैरह हो गया या अलग अलग उपकरण होते हैं, तो उसमें जो है आप किसी भी उपकरण सर्जिकल वगैरह को मान गए कोई धारदार हथियार है, कोई धारदार जो है आपके उपकरण है जिसको मान गए पानी में उबालने से उसका धार ख़त्म हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसे नमी से हटाकर शुष्क तापीय वाला में ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जिसमें अगर धार नहीं हो, नुकीला हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, ऑटोक्लेव में जिसमें अधिक दाब और उच्च ताप पर जो है हम क्या करते हैं, विसंक्रमित करते हैं, ठीक है। तो यही आपका यह उपकरण के तरह काम करता है, नम एवं शुष्क तापीय उपचार, ओके।
चौथा है सूक्ष्म तरंगीय किरणन, ठीक है, माइक्रोवेव रेडिएशन। अब सूक्ष्म लगभग 2450 मेगाहर्ट्ज तरंगदैर्घ्य में नष्ट हो जाते हैं। जल सूक्ष्म तरंगों से जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, जिससे संक्रामक पदार्थ जो है संचार के कारण नष्ट हो जाते हैं। अब ये जो माइक्रोवेव रेडिएशन है ये क्या करता है कि आपको तरंगदैर्घ्य जनरेट करता है। रेडिएशन क्या करता है, रेडिएशन का पावर तो तरंगदैर्घ्य में ही न होता है, तो यह लगभग सूक्ष्म को 2450 मेगाहर्ट्ज पर जो है आपके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार कोई मान गए उपकरण है, उसमें जल है, ठीक है, अगर हमें जल से अगर जल में हम माइक्रोवेव का जो है तरंगदैर्घ्य जो है प्रवाहित करेंगे तो जल जो है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के कारण, जिसके कारण उसमें जो भी उपकरण डालेंगे वह नष्ट हो जाएगा सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो माइक्रोवेव रेडिएशन भी जो है आपके किसी भी वेस्ट को मैनेजमेंट करने का एक जो है बहुत ही अच्छा तरीका है। पांचवा है ज़मीनी निस्तारण, लैंड डिस्पोजल। लैंड डिस्पोजल का मतलब होता है कि जो है अगर इन सभी चीज़ों से अगर आप नहीं कर पाते हैं तो किसी सामान को ज़मीन के अंदर जो है उसे ज़मीन के अंदर जो है माटी के अंदर ढक देना ही ज़मीनी निस्तारण, लैंड डिस्पोजल कहलाता है। इस विधि में सभी प्रकार के पदार्थों का निस्तारण किया जा सकता है। इस प्रकार का भी संक्रमण ऐसी जगह किया जाना चाहिए जहाँ पे कोई आवासीय न हो, जिससे लोग संक्रमित न हो। क्योंकि आप ज़मीन के अंदर जो है डालेंगे, मिट्टी ढकेंगे तो हो सकता है समय बीतने के साथ वहाँ पे उसका प्रभाव व्यक्ति के आसपास रहने वाले को दे। इसलिए लैंड डिस्पोजल करते तो हैं हम, सभी प्रकार के कचरे को जो है लैंड डिस्पोजल के माध्यम से जो है उसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि यह भी लैंड डिस्पोजल जहाँ भी होगा वहाँ पे अब आसपास रहने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। तो जाके हम ज़मीन के अंदर किसी भी कचरे को आराम से हिला सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यह भी एक ज़मीनी निस्तारण आपके कचरे का प्रबंध करने का तरीका है। पहला है इंसिनरेशन, भस्मीकरण। दूसरा रासायनिक बीज संक्रमण, जिसमें रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तीसरा नम एवं शुष्क तापीय उपचार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उष्मा और दाब के और नमी के ऊपर जो है चीज़ों को मैनेजमेंट किया जाता है। चौथा है माइक्रोवेव रेडिएशन, जहाँ पे सूक्ष्म तरंग के जरिए जो है वेव उत्पन्न करके जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है और चीज़ों को बेहतर किया जाता है। और लैंड डिस्पोजल में हम सभी प्रकार के कचरे को निस्तारण कर सकते हैं, मीन्स डिस्पोजल कर सकते हैं, ठीक है, और ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं किसी भी कचरे को। तो यही जो है हमारा 5 मैनेजमेंट का तरीका है, मैंने बता दिया। और बायोमेडिकल या बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट अगर पूछेगा तो दोनों चीज़ें मैंने पढ़ा दिया, आपको एग्ज़ाम में लिख देना है, ठीक है। चलिए, टोटल चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अब हम आगे चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे टोटल इंग्लिश है। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा विभिन्न प्रकार के बीमारियों और उसके कीटाणु के नाम बताएंगे, मतलब किस जीव के कारण, किस ऑर्गेनिज्म के कारण कौन से जो है संक्रामक बीमारी होता है, आज हम बताएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए। ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको पूछ सकता है और एग्ज़ाम में 10 जो है दे देगा जो बीमारी के नाम, कहेगा इसके जीवाणु के नाम बताइए 5 नंबर या 10 नंबर में, तो ऐसे भी पूछ सकता है सब्जेक्टिव में भी। तो चलिए देखते हैं। पहला है चिकन पॉक्स, जिसे हम लोग छोटी माता भी कहते हैं, किसके कारण होता है, तो यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, ठीक है, जिसको चेचक कहते हैं, वह वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे मम्प्स है, ठीक है ना। मम्प्स जो है आपको ये जो मम्प्स जो होता है यह पैरामाइक्सिको वायरस ग्रुप के कारण होता है। किसके कारण होता है, देखिए, मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, और ये तीनों बीमारी यह पैरामाइक्सिको वायरस ग्रुप के ही कारण होता है। तो याद रखिएगा, चाहे मिजल्स पूछे, मम्प्स पूछे, यह पैरामाइक्सिको वायरस के ग्रुप के कारण होता है, ठीक है। तीसरा है माय डियर पोलियोमेलाइटिस। पोलियो जो होता है किसके कारण होता है, तो यह पोलियो जो है आपके पोलियो वायरस के कारण होता है, याद रखना है, ठीक है। ऐसा पूछा गया है सेकेंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर में भी, ओके। टिटनस किसके कारण होता है, तो आपको पता होना चाहिए, टिटनस क्लोस्ट्रेडियम टिटैनी के कारण होता है। यह भी एक बैक्टीरियल ही है और यह व्यक्ति के घाव में कहीं भी कटे फटे घाव वाले जगह से अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसलिए लोग कहता है कि जब भी घाव हो, पैर उड़ कटे कहीं, तो जो है हमेशा पैर में चप्पल लगा के रखे, ठीक है।
और किसी गंदे चीज़ों को न छुए। तो टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के कारण होता है, याद रख लीजिए क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। पाँचवा है डिसेंट्री। डिसेंट्री अतिसार किसके कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका के कारण, ठीक है। डिसेंट्री किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, याद रखिएगा। फाइलेरिया किसके कारण होता है, क्यूलेक्स मच्छर, याद रखिएगा, क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया के बहुत ही एक कारक जो है जीवाणु है, ठीक है। सातवां है कोलेरा हैजा, किसके कारण होता है, तो यह वाइब्रियो कॉलेरा के कारण होता है। किसके कारण, वाइब्रियो कॉलेरा के कारण होता है, याद रखिएगा, कोलेरा से वाइब्रियो कॉलेरा, बस, ठीक है। चलिए आठवां है लेप्रोसी, किसके कारण होता है, जिसको हम लोग कुष्ठ रोग भी हिंदी में कहते हैं। तो यह जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण आपके लेप्रोसी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नौवां है कुकुर खांसी, वूपिंग कफ किसके कारण होता है, तो माय डियर वूपिंग कफ, जिसे हम लोग कुकुर खांसी कहते हैं, काली खांसी कहते हैं, यह भी जीवाणु के द्वारा ही होता है और यह बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण, बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। किसके कारण, बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 10वां है अगर आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, आंत में किसी प्रकार के समस्या होता है, तो अगर वह इन्फेक्शन वाला आंत का समस्या है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, तो वह एंट अमीबा हिस्टोलेटिका के कारण होता है या कॉम्प्ले देख लीजिए कैम्पिलोबैक्टर बैक्टीरियम के कारण होता है। अब चूँकि जो हैजा होता है वह भी आंत को ही नुकसान पहुंचाता है और यहाँ पे आंतरीय शोथ है, तो इस प्रकार से एंट अमीबा हिस्टोलेटिका वहाँ भी था और यहाँ भी है, हैजा में भी था और यहाँ भी है, ठीक है, तो याद रखना है। बाकी कैंप देख लीजिए यहाँ पे कैम्पबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखिएगा, ओके ना, कैम्पबैक्टर बैक्टीरिया यह भी आपके राइट आंसर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, आगे फिर से जो है कुछ बीमारी और जीवाणु के नाम है, तो चलिए फिर से देखते हैं, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन आपको लगता होगा कि बड़ी आसान है तो आता है, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं, गड़बड़ाने लगते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में एगो इसमें से पूछ देगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा, क्यों, क्योंकि आपको पूरा क्लियर नहीं रहता है, ठीक है, कि किसके कारण क्या होता है। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द फ्लोविंग, मतलब इसमें से कौन से कारक जीवाणु है पूछ रहा है। फिर से देख लीजिए, मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, याद रखना है आपको, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। टाइफाइड किसके कारण होता है, जो कि एक आंतरीय बुखार होता है, तो यह साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किसके कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण आपके टाइफाइड होते हैं, तो नाम से यह स्पष्ट है। तीसरा है टिटनेस, बता चुके हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के कारण होता है। चौथा है गैस गैंग्रीन, किसके कारण होता है, तो गैस गैंग्रीन क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस के कारण होता है। किसके कारण, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस के कारण होता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस में भी था तो वहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस था तो टिटैनी था, ठीक है। यहाँ पे आपके गैस गैंग्रीन है तो क्लोस्ट्रीडियम तो यहाँ भी है, बट यहाँ पे परफ्रीजेंस है, ठीक है, याद रखने को। लेप्रोसी ऊपर बताए हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पहले भी बता चुके हैं, यह एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सातवां है कोलेरा हैजा, किसके कारण, वाइब्रियो कोलेरा के कारण। आठवां है सिफिलिस, सिफिलिस किसके कारण, ट्रेपेनोमा पेलिडम के कारण, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस एक एसटीडी रोग है, ठीक है, और यह जो है देख लीजिए ट्रैपोनेमा पेलिडम के कारण होता है, यह जीवाणु है, ठीक है। नौवां है मम्प्स पैरामाइक्सिको वायरस के कारण, पता है। और गोनेरिया जो है नेइसेरियाई गोनेराई के कारण होता है, ठीक है। गोनेरिया एसटीडी ही रोग है जो किसके कारण होता है, नीसेरियाई गोनेराई के कारण, याद रख लीजिएगा, आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो गोनेरियाई जो है नाइसेरियाई गोनेराई के कारण, बाकी और सारे हैं, जैसे एड्स जो है HIV के कारण होता है, HIV वायरस के कारण, ठीक है।
मिजल्स भी जो है पैरामाइक्सिको वायरस के ग्रुप के कारण ही होता है, ठीक है। इस सब याद रखिएगा, ओके। तो ये सब इम्पोर्टेंट था जो कि मैंने बता दिया। लगभग जो है मैंने आपको 15 से 17 जो है मैंने आपको बैक्टीरिया और उससे होने वाले बीमारी के नाम बताए हैं। तो आपको इस सब को अगर ज़रूरी समझते हैं तो 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा तो आप मुंह बा देते हैं, या जिसको नहीं आता है मुंह बा देता है, गलत करके गलत पर टिक मार के आ जाता है या गलत लिख के आ जाता है। तो कन्फर्म होइए और पढ़िएगा तो कन्फर्म रहिएगा। बाकी चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को वेलकम, स्वागत, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।